वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वह है अपवर्तन एवं अपवर्तनांक में अंतर क्या है। प्रश्न तो बनता है, चर्चा करेंगे इसी प्रश्न की। अपवर्तन क्या होता है और वह अपवर्तनांक से किस प्रकार से डिफरेंट है। मुख्य पॉइंट है अपवर्तनांक। अपवर्तन के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन पॉइंट क्या है मुख्य आज का अपवर्तनांक है। इसको हम अपवर्तन से यह किस प्रकार से भिन्न है वो बात समझाने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। एनसीईआरटी बुक्स में से खास शब्दों का इस्तेमाल करके हम आप लोगों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। ध्यान से क्लास को सुनेंगे, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। तो देखिए, पहले अपवर्तन व अपवर्तनांक क्या होते हैं चर्चा करते हैं भैया। देखिए, पहले हम बात करेंगे किसकी, अपवर्तनांक व अपवर्तन की। तो अपवर्तन किसे कहते हैं आपको बताया था मैंने पहले भी, नॉर्मल सब जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी आपतित होती है तो उसकी दिशा में कुछ परिवर्तन हो जाता है या वह मुड़ जाती है। सीमांत माध्यम जो होता है वहां पर वह मुड़ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है, पॉइंट टू बी नोटेड, तिरछी प्रवेश करती है तो अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, या सीमांत माध्यम जो होता है, बीच का माध्यम जो होता है वहां पर थोड़ा सा मुड़ जाती है। इसको तो हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि यह है कोई माध्यम है, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पानी से रिप्रेजेंट करेंगे। पानी हो सकता है या एक माध्यम, या फिर क्या कांच हो सकता है, ठीक है, माध्यम कोई भी हो सकता है। तो ये देखिए, पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके, तो एक प्रकाश की किरण आती है तिरछी। जब एक प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम, यहां पर पारदर्शी माध्यम क्या है, वायु है, और यहां पर क्या है भैया, इसको जल मान लीजिए, तो वायु या जल एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में यहां पर प्रवेश करती है ना, तो सीमाकारी माध्यम जो है उसमें थोड़ा सा मुड़ जाती है। अब यहां से भी जब ये बाहर निकलेगी तो भी ये सीमाकारी माध्यम में थोड़ा सा मुड़ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार की जो घटना है वह क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चा, अपवर्तन कहलाती है। ये सब लोग जानते हैं, ठीक है, ये बात सिंपल सी बात है। और इसको हम यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर अगर आप डॉटेड लाइनों से अगर बताएं तो इसको अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, ये यहाँ पर अभिलंब हो गया। तो देखिए, वायु व जल, ठीक है, यह घटना कहलाती है अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम वायु, दूसरे माध्यम, एक पारदर्शी माध्यम वायु, दूसरा पारदर्शी माध्यम जल में तिरछी आ रही है, सीधी नहीं आ रही है, तिरछी प्रवेश करती है, तो सीमाकारी माध्यम जो है, यहाँ इनकी सीमा आती है, इस सीमाकारी माध्यम पर थोड़ा सा क्या हो जाती है, ये मुड़ जाती है, या अपनी दिशा थोड़ी सी बदल लेती है। आ रही है सीधी, थोड़ी सी मुड़ गई, दिशा परिवर्तित कर लेती है। इसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तनांक क्या होता है, तो आप देखिए, अपवर्तनांक कहेंगे कि दो माध्यमों के युग्म के लिए, दो माध्यम अलग अलग अपवर्तनांक होगा। अगर कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करे तो अपवर्तनांक अलग होगा, वायु से जल में प्रवेश करे तो अलग हिसाब से मुड़ेगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, अपवर्तनांक किसे कहेंगे कि दो माध्यमों के युग्म के लिए, जैसे मान लो युग्म हो गया, एक तो वायु हो गया और दूसरा जल हो गया, या फिर वायु या कांच हो गया, या फिर निर्वात या वायु हो गया, कुछ भी दो माध्यम हो सकते हैं। तो दो माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को, ये देखिए, दिशा परिवर्तन जो हो रहा है उसका जो कितना विस्तार, कितना दिशा में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कह रहे हैं। दिशा परिवर्तन के विस्तार को
अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बात समझे आपने कि प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय सीमाकारी माध्यम जो है उसके ऊपर थोड़ा सा मुड़ना तो कहलाता है अपवर्तन। और कितना मुड़ी है वह, उसका प्रसार, उसका विस्तार कितना है, दिशा में परिवर्तन कितना हुआ है, वह क्या हो जाएगा, उसका अपवर्तनांक हो जाएगा। मतलब एक बार वापस देखिए इसको कि ये जो मुड़ी तो है ये सीधी आ रही थी, अब ये जाती कहाँ पर, ये देखिए अगर ये मुड़ती नहीं तो कहाँ पर जाती है, सीधी यहाँ जाती है। इसका मतलब कितना विस्तार यहाँ पर हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है, यह इसका क्या कहलाएगा बच्चा, अपवर्तनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। अब इससे संबंधित और क्या खास बातें हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसकी चर्चा हम करेंगे, आपको समझाएंगे कि क्या खास बात है। वापस से फर्स्ट पेज में आइए आप, तो देखिए दो माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात दिशा में जितना परिवर्तन हुआ है, ये नोटेट करने वाली बात है, दिशा में जितना परिवर्तन हुआ है उसका मान क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। ध्यान में रखेंगे कि दिशा में जितना परिवर्तन हुआ है उसका मान अपवर्तनांक कहलाता है। और यह अपवर्तनांक की खास बात है कि प्रकाश की चाल पर यह डिपेंड करती है। मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी ना, तो निर्वात में तो प्रकाश की चाल अधिक होती है, वायु में उससे कम होती है, पानी में उससे कम होती है, कांच में उससे भी कम होती है। तो इसका मतलब क्या है, यह जो अपवर्तन का अंक है, कितना बदलेगी अपनी दिशा, उसका मान कितना होगा, दिशा का विस्तार कितना होगा, वह किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रकाश की चाल पर डिपेंड करेगा। उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। तो ये खास बात ध्यान में रखेंगे कि अपवर्तनांक किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रकाश की चाल से अंतर संबंधित होता है। ठीक है, देखिए आगे, प्रकाश की चाल से अंतर संबंधित होता है। देखिए अब क्या खास बात है, निर्वात में मैंने क्या कहा था, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये भी प्रश्न बनता है, 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न पूछ ले मेंस में या कोई भी एग्जाम में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। सिंपल डिजिट, एक डिजिट लिखना आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब यह है क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अपवर्तनांक दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अब भाई निर्वात से आ रही है, किस में जा रही है प्रकाश की किरण, उस निर्वात में तो आपको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से वह गति करती है। लेकिन दूसरा पारदर्शी माध्यम कांच है, वायु है, उसमें इसकी चाल कितनी होती है, कितनी धीमी होती है उसके हिसाब से, या कितनी अधिक होती है उसके हिसाब से उसकी दिशा में विचलन होगा, दिशा में परिवर्तन होगा। तो वह कितना परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक को अगर रीड करें ना तो 2 प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं कि सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक की उसके सापेक्ष, उसके सापेक्ष, उसके सापेक्ष, मतलब प्रकाश की गति जो है ना उसके सापेक्ष अपन इसको ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश की गति को ध्यान में रखते हुए अपवर्तनांक को स्टडी करेंगे कि निर्वात है, वायु है, कांच है, पानी है, मैंने आपको बताया है, उनमें प्रकाश की चाल क्या होती है बच्चा, अलग अलग होती है। ठीक है, तो जब हम अपवर्तनांक के बारे में बात करते हैं ना तो दोनों माध्यमों की तुलनात्मक रूप से बात करते हैं। ठीक है, दोनों माध्यमों में अगर प्रकाश की चाल का अंतर अगर हम तुलनात्मक रूप से बताएं तो वह क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। देखिए कि जब दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का तुलनात्मक मान ज्ञात किया जाए, तुलनात्मक अंतर पता किया जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसको माना कि, मान लेते हैं उदाहरण से ज़रा समझिए, माना कि माध्यम एक तो क्या है, वायु है, पहला माध्यम तो मान लिया वायु है और दूसरा माध्यम मान लिया कांच है। ठीक है, 2 माध्यम है, माध्यम 1 और माध्यम 2।
ठीक है। प्रश्न इसी शैली में पूछेंगे जिस शैली में मैंने आपको बताया है। आप लोगों से सापेक्ष अपवर्तनांक अगर आरएएस में प्रश्न पूछ ले, बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछ ले, तो आपको आंसर इसी हिसाब से देना है कि जब दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अंतर को तुलनात्मक रूप से ज्ञात किया जाता है, दोनों की तुलना करते हुए जब हम अपवर्तनांक का मान ज्ञात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। उदाहरण के लिए माध्यम 1 माना कि माध्यम 1 क्या है, वायु है, एवं माध्यम 2 क्या है, कांच है, तो क्या होगा, माध्यम 2 का प्रश्न यहां ये लिखना आपको कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो माध्यम 2 का, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, n2 देखिए, n का मतलब माध्यम हो गया, माध्यम 2 का माध्यम 1, ये 21 नहीं लिख रखे, इससे ये स्पष्ट होता है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो माध्यम, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाए वो है दूसरे माध्यम की तुलना में किया जाएगा। जैसे माध्यम 2 का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाएगा तो किस माध्यम की तुलना में, माध्यम 1 की तुलना में, किसके आधार पर, प्रकाश की चाल के आधार पर, ठीक है। तो माध्यम 2 में उसको नीचे लिखेंगे जिसका अपवर्तनांक है माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, बट ठीक है, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। मतलब ऐसे रीड करेंगे, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे होगा कि n21 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। मतलब अगर 1/2 लिख दे तो इसका मतलब 21 आ जाएंगे यहाँ पर। 21 का मतलब n21 माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, 1/2, मतलब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1 मान लीजिए v1 है, और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, v2। माध्यम 1 क्या मान लिया अपन ने, वायु मान लिया, और दूसरा क्या मान लिया भाई, कांच मान लिया या जल मान लिया, ठीक है। तो इन दोनों में चालों में अंतर कितना है, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, वह क्या कहलाएगा, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। बस ये ध्यान में रखना है। अब आप लोगों से पूछ ले माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा, तो आपको करना क्या है, माध्यम 1 का, ये लिखने में ध्यान में रखना, n माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, सूत्र क्या हो जाएगा, वही बात है जो पूछा ना माध्यम 1 का, उसको जस्ट नीचे ले जाइए, ये हो जाएगा 1 का 2 के सापेक्ष है तो अपन 2/1 उल्टा कर दीजिए, मतलब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, यानी कि सूत्र क्या हो जाएगा, v2/v1, v2/v1। यह है क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक। यह क्या है बच्चा, सापेक्ष अपवर्तनांक है। बहुत बढ़िया प्रश्न एक और है बच्चा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक बोर्ड में आ गया 2 नंबर का, आरएएस में आ गया 2 नंबर का। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, देखिए मैं कह देता हूं कि 2 माध्यम होते हैं, अगर दोनों माध्यमों में से एक माध्यम निर्वात है या फिर वायु है तो उस माध्यम 2 का माध्यम 1 यानी कि निर्वात के सापेक्ष, आप ये ध्यान में रखेंगे परिभाषा सिंपल सी कि माध्यम 2 का निर्वात के सापेक्ष, माध्यम 2 कोई सा भी हो सकता है लेकिन माध्यम 1 क्या होता है, निर्वात ही आप याद रखें। माध्यम 2 का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है ना उसको अपन क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मान लीजिए यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है, ये शर्त है निरपेक्ष अपवर्तनांक की। ये शर्त क्या है, यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। मतलब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बता देता हूं कि डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक की 2 नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक आ गया, आप लोगों को पता नहीं है क्या लिखें, तो क्या लिखें भैया, मैं जो कह रहा हूं वो लाइन लिख देना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। कैसे बच्चा, लिखेंगे कि माध्यम 2, ये लिखना जरूरी है, माध्यम 2 याद कर लेना, इसको रट लेना भाई, आर्ट्स वाले स्टूडेंट रट लो, साइंस वाले समझ लो। माध्यम 2 का यहां पर माध्यम नहीं लिखेंगे दूसरी बार में, यहां पर यह ध्यान में रखना, माध्यम 2 का निर्वात
के सापेक्ष, ये लाइन, ये 3 शब्द जो है ना, माध्यम 2 का निर्वात के सापेक्ष, बस इतना शब्द याद रखना है। इतनी सी बात याद हो गई, 2 नंबर पक्के होंगे। 2 मार्क्स, चाहे आरएस मेंस के एग्जाम हो, चाहे आपकी बोर्ड के एग्जाम हो। क्या लिखेंगे? माध्यम 2 का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को क्या कहते हैं बच्चा? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और इसको सिर्फ n2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा? माध्यम 2 का है तो माध्यम 2 नीचे लिख देंगे। माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अब माध्यम 2 कोई सा भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है और वायु भी हो सकता है, जल भी हो सकता है। ऊपर सिर्फ यह लिखना है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिए ये खास बात ध्यान में रखनी, क्योंकि माध्यम 1 क्या है? निर्वात है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, ये क्या कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। और इसको कैसे लिखेंगे? c बटे v2 या c बटे v भी लिख सकते हैं, सिंपल। ये ध्यान में रखना। तो यह क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक है कि माध्यम 2 का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वह क्या कहलाता है बच्चा? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अर्थात माध्यम 2 का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको n2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। सूत्र क्या हो जाएगा? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, c बटे v। मैं बता चुका हूं। ये खास बात थी किसकी भैया? आज की क्लास की। तो आपने सीखा कि अपवर्तन व अपवर्तनांक में क्या डिफरेंस है। बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कोई भी प्रश्न याद नहीं होता तो HR सर को कमेंट्स करके जरूर बताएं। हम आपकी परेशानी जरूर दूर करेंगे, आपको याद जरूर करवाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।